हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही सच्ची घटना, इंटरेस्टिंग कहानी है। आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या लाइफ में दुनिया में लोग ये भी करते हैं। जिंदगी जीने का तरीका ये भी है कि किस तरीके से माँ बाप अपने बेटे को बड़ा करते हैं, उससे पाल पोस के बड़ा करते हैं, उससे कई सारी उम्मीदें रखते हैं। और इसके बाद जब लड़का उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो कितनी दिक्कत होती है माँ बाप को। लेकिन वही जब बच्चों द्वारा किए गए दुष्कर्म, अत्याचार, जब उसी के कर्मों की सजा उन्हीं बच्चों को मिलती है, इसके बाद जब माँ बाप से वो माफ़ी मांग देते हैं तो माँ बाप उन्हें आसानी से माफ़ कर देते हैं। लेकिन वही लड़के अगर वही बच्चों से माँ बाप अगर माफ़ी मांगे अपनी गलती की तो लड़के उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। कहानी कुछ ऐसी है, परिवार पे ही डिपेंड है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी को पूरा सुनिए तभी कुछ समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। एक बुजुर्ग माता पिता होते हैं, बुजुर्ग जो मंदिर में गए हुए थे अपनी गाड़ी की पूजा करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने लगभग 60-65 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसके कारण उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। और तब वो उन्होंने गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालने के बाद चमचमाती गाड़ी लेकर वो मंदिर में गए थे उस पूजा कराने। और उसी मंदिर में जब वो लड्डू बांटते हुए, जो भिखारी लोग बैठे होते हैं सीढ़ियों मंदिर के बाहर, तो वो उन्हें वो लड्डू बांटते हुए, सबको लड्डू देते हुए नीचे उतर रहे थे। तभी उनकी नज़र उनके ही लड़का और बहू पे पड़ती है। जब लड़का बहू पे पड़ती है तो जैसे ही उनके जो बच्चे होते हैं, लड़का और बहू जो होते हैं, वो उनके अपने माता पिता की तरफ देखते हैं तो वैसे ही उनके माता पिता मुंह फेर लेते हैं। अब बच्चे के लिए माता पिता का मुंह फेरना ये सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, बहुत ही झटका है कि माँ बाप कितने भी, बच्चा कितना भी बड़ा काम कर दे, लेकिन गलता काम कर दे, लेकिन माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन उस लड़के ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माँ बाप ने मुंह फेर लिया और वो ऐसे निकल गए जैसे कि उन्होंने उनको देखा ही नहीं। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ के चले गए तो उनके जो लड़का बहू थे वो काफ़ी दूर तक चिल्लाते हुए उनके पीछे पीछे गए और कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसे चीखते हुए वो आगे निकल गए। दोस्तों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे ये नौबत आई क्यों, अगर ये जानना है तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप करके वीडियो देखा तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब इसी के साथ बढ़ते समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा हुआ क्या था। दोस्तों ये कहानी है हरियाणा के गौतम बुद्ध नगर की। माता पिता होते हैं बुजुर्ग, जिसे उनके बहू और बेटा ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पैसे वाले थे, बड़े प्रॉपर्टी बंगला वाले थे और यहाँ तक कि उनके घर में सिक्योरिटी लगी थी। जो बुजुर्ग महिला थी वो अपने ही पति को हॉस्पिटल में किसी बीमारी के कारण वो बीमार थे, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वो बुजुर्ग महिला एक बड़े से आलीशान बंगले के सामने पहुंचती है और गेट पे पहुंचकर बोलती है सिक्योरिटी गार्ड से कि तुम अपने साहब को बुला दो, हमें तुम्हारे साहब से मिलना है क्योंकि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ। जब सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था वो जब ये बात सुनता है तो उसको थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ सांप और कहाँ ये लेडीज़ भिखारियों की तरह लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ज़रूर झूठ बोल रही है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड वो बोलता है कि ठीक है माता जी, क्या काम है साहब से, आप हमें बता दो, हम साहब को बता देंगे कि आपका ये काम है। तो वो महिला कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, तुम साहब को बुला दो। जब सिक्योरिटी गार्ड इतना सुनता है तो वो घर में अंदर जाता है तो घर में उस जो महिला की लड़के की बहू थी उससे जाके बोलता है कि कोई लेडीज आई हुई है जो साहब की माँ बता रही है, वो साहब को मिलने के लिए बाहर बुला रही है, उन्हें मिलना है। तभी जो उसकी बुजुर्ग महिला की जो बहू होती है वो बोलती है कि जाओ ठीक है, तुम उनसे कह दो कि तुम बाहर ही बैठो और हम उनसे बाहर ही मिलने आते हैं। दोस्तों इतना बोलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बाहर चला जाता है और उस महिला से बोल देता है जाके। इसके बाद वो महिला ज़मीन पर ही गेट के बाहर बैठ जाती है और अपने बहू और लड़के का इंतज़ार करने लगती है। इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जब बहू जाती है दूसरे रूम में, देखती है तो उसका जो हस्बैंड था वो लैपटॉप पे कुछ ऑफिस वर्क कर रहा था, तो वो बिजी था। इसके बाद वो जाती है
तो अपने हस्बैंड से बोल दे कि देखो तुम्हारी माँ आई है और इस तरीके से आती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हमारे लोगों की भी इज्जत है, भिखारियों की तरह आ जाती हैं रोज रोज कुछ ना कुछ मांगने के लिए। जब वो ये बात सुनता है तो वो लड़का होता है बाहर जाता है, बाहर जाके अपनी माँ से बोलता है कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा के आए हैं, मुझे 2,000 रुपये चाहिए ताकि मैं उनके लिए दवा दिला सकूं। लड़का बहुत तेज़ी से उन पे डांटने लगता है, कहता है अभी पिछली बार तो दिए थे 500 रुपये, वो कहाँ गए, उसकी दवा नहीं ली। तो उसकी माँ बोलती है कि 500 रुपये में आजकल क्या ही होता है, हमने उसकी दवा ली लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह से हमने उन्हें एडमिट कराया है। दोस्तों अब लड़का और बहू दोनों ही उन्हें ललकार देते हैं, सुना देते हैं खरी खोटी, और इसके बाद वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दोस्तों फिर भी वो महिला वहाँ पर बैठी रोती रहती है। इसके कुछ टाइम बाद जब लड़का ऑफिस के लिए जाने को होता है, जब वो अपनी गाड़ी निकालता है तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बच्चा, तुमने अगर पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम अब मुझे हॉस्पिटल तक, तुम ऑफिस जा रहे हो तो मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ ही देना। तभी उसकी बहू बोलती कि तुम्हारी औकात है इस गाड़ी में बैठने के लायक, तुम हो कौन, हम भिखारियों को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते। दोस्तों इसके बाद वो लड़का इतना खरी खोटी सुनाने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब लड़का वहाँ से चला जाता है तो वो जो बेचारी बुजुर्ग महिला थी वो वहीं पर बैठी रोने लगती है। अब ये सब नज़ारा सिक्योरिटी गार्ड वाला जो ड्यूटी कर रहा था वो देख रहा था। और जब वो महिला की जो बहू थी वो जब चली जाती है, अब वहाँ पर कोई नहीं बचा था, बस बुजुर्ग महिला ही बैठी रो रही थी। गार्ड वाले को तरस आ जाता है, इसके बाद पूछता है माँ जी आपको कितने रुपए चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे 2,000 रुपये चाहिए। तब सिक्योरिटी गार्ड वाला अपनी जेब में हाथ डालता है और पॉकेट से 1,500 रुपये निकालता है, क्योंकि उस टाइम उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1,500 ही रुपये थे। 1,500 रुपये निकालता है और वो उसी बुजुर्ग महिला को देता है और कहता है माँ जी जाओ आप अपने हस्बैंड का इलाज कराओ जाके। इसके बाद जो बुजुर्ग महिला थी वो उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे बहुत सारी दुआएं देती, बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम जिंदगी में जो भी चाहो तुम्हें सब कुछ हासिल हो और तुम बहुत तरक्की करो। इतना कहने के बाद वो महिला वहां से चली जाती है। अब जब वो महिला वहां से निकलती है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जाते ही जब वो बुजुर्ग, उसका जो हस्बैंड था जो एडमिट था हॉस्पिटल में, जब वो देखता है तो वो मतलब उसे उम्मीद थी कि कुछ भी हो जाए लड़का बहू तो जरूरी आएंगे। जब वो उसके फेस की तरफ देखता है, लेडीज की तरफ, कि शायद मुझे लग रहा है लड़का बहू ने पैसा तो दे ही दिया अगर आए नहीं है तो, लेकिन जब वो पास में पहुंचती है, जब उसके फेस की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है। इसके बाद वो पूरी कहानी पहुंचता है तो वो जो बुजुर्ग महिला थी वो अपने पति को पूरी कहानी बताती है। दोस्तों जब ये पूरी कहानी बता रही थी तो पास में ही उसी हॉस्पिटल में पास के ही बेड पे उन्हीं का पढ़ाया हुआ एक पंकज नाम का लड़का अपनी माँ को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए था, वो भी उसी बेड पे बैठा हुआ था। जब वो ये बात सुनता है तो वो उन्हें पहचानने की कोशिश करता है कि हमने इस इंसान को कहीं देखा है, लेकिन जब वो काफ़ी सोचता है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाई थी। इसके बाद वो उसी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है आपकी ये हालत कैसे हो गई, आपको क्या हो गया है। इसके बाद वो सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे हो, तो वो कहता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई। इसके बाद लड़का बोलता है कि हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं लेकिन आप टेंशन ना लो, हम हैं, मेरे पास पैसा है, मेरा बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा है, जो भी हूँ आज मैं आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से हूँ, आपके ही पढ़ाए हुए की वजह से हूँ। तो इसके बाद जो वो बुजुर्ग जो उस लेडीज़ के हस्बैंड होते हैं वो भी उसे पहचान लेते हैं। इसके बाद उसके पापा के बारे में पूछते हैं, दोनों की जान पहचान निकलती है। जान पहचान निकलने के बाद जो पंकज नाम का लड़का होता है वो कहता है कि आप टेंशन ना लो, आप अपना इलाज कराओ, यहाँ का बिल हम भरेंगे। दोस्तों इतना कहने के बाद दोनों भावुक हो जाते हैं और वो इलाज वहीं पर कराने लगते हैं। इसके बाद पंकज कहता है कि माँ जी आप काफ़ी थकी हुई हो, आप एक काम करो, आप हमारे घर चली जाओ, वहाँ पर आपको टाइम से खाना मिल जाएगा और वहाँ पे आप रेस्ट भी कर लेना। लेकिन फ्रेंड जो बुजुर्ग महिला थी वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। इसके बाद जब उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो मेरे साथ में, तुम एक काम करो तुम चली जाओ। इसके बाद वो महिला पंकज के घर चली जाती है और पंकज वहीं पर अपने माँ की और उनके हस्बैंड की दोनों की देखरेख करता है। इसके बाद उन दोनों को ठीक करा के 10 से 15 दिन में उन्हें घर ले जाता है। जब वो उन दोनों को अपने घर लेके जाता है, जब उसकी पत्नी देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद
दोस्तों वो पूरी कहानी बताते हैं। इसके बाद जब उसके पापा पहुंचते हैं, पंकज के जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, आखिर आज तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है ताकि तुम अपना इलाज भी करवा सको। इसके बाद वो पूरी स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो भी था, जो भी धन दौलत था, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सारी बेच के हमने अपने लड़के को बिजनेस कराने के लिए बेच दिया। अपने लड़के को बिजनेस करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ी उसी वजह से हमने वो सब बेच दिया। जब बेच दिया तो आज जब वो लड़का कामयाब हो गया है तो उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया और आज मुझे उसने इस तरीके से छोड़ दिया। दोस्तों जब उनकी कहानी ये लोग सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग हैं। पंकज कहता है हम भी तुम्हारे बेटे की तरह हैं, आप हमारे पिता की तरह हो, आप यहीं रहो और जो भी हम कर सकेंगे वो आप लोगों के लिए करेंगे। दोस्तों पंकज का घर जो था वो काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर लोग किराए पे रहते थे। जैसे कमरे खाली होते थे, लोग वहाँ किराए पे रहते थे। तो उसी में से एक रूम उन लोगों को भी दे देते हैं और खाना आना सारी व्यवस्था कर देते हैं। इसके बाद वो लगभग 15 दिन रहते हैं। 15 दिन के बाद जो वो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा ऐसे तुम हमें कब तक खिलाओगे, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी पंकज बोलता है कि आप कहाँ जाएंगे, आपके लड़के ने तो आपको निकाल दिया, आपका लड़का तो इस दुनिया में आपकी मदद करेगा नहीं, आखिर आप दोनों इतने परेशान होके कहाँ जाओगे, आप एक काम करो, आप यहीं रहो। दोस्तों वो उनका उस पंकज का और उसके पिता का धन्यवाद बोलता है। तभी पंकज कहता है आप तो धन्यवाद बोलकर एकदम पराया कर दिए हो। दोस्तों इसके बाद वो बोलते हैं कि हम ऐसे पर लेट के कब तक खाएंगे और आप कमाते रहोगे, मैं कुछ काम धाम करूंगा, इसके बाद मैं आराम से आपका। तभी पंकज कहता है कि तभी पंकज कहता है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम करो, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़े का, तो आप उस दुकान पे देख रेख करो, पापा भी बुजुर्ग हो गए हैं, उन पे भी ज़्यादा होता नहीं है, अगर आप दोनों लोग मिलकर करोगे तो हो जाएगा, आपके उस हिसाब से हम सैलरी देंगे और सैलरी में से जो आपको जितना देना हो आप मुझे किराए के तौर पे दे सकते हो। दोस्तों ये बात सुनकर वो जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद वो दुकान पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे वो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, वो अच्छा काम करने लगते हैं और उनके जो बिजनेस था उसमें और ज़्यादा आमदनी होने लगती है। आमदनी होने के बाद फिर उन्हें जो पैसे मिलते थे वो उन पैसों को बचा बचा कर इकट्ठा करने लगे। जब काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 साल, 1 से 5-6 साल हो गया, तो उन्होंने उस 5 से 6 साल में लगभग उन्होंने 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। जब उन्हें 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया तो वो एक दिन पंकज को और उसके पिताजी और वही चाय पी रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि पंकज बेटा, मेरे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया है, तो मैं इस पैसों का क्या करूँगा, ये तुम ले लो, तुम्हारे बहुत एहसान है हम पे। तभी पंकज वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये पैसे आप मुझे मत दो, आप एक काम करो, आपको कपड़े के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप कपड़े की दुकान डाल लो। बात ये सुनकर वो लोग तैयार हो जाते हैं। जब वो बुजुर्ग अपनी पत्नी को बताते हैं तो पत्नी ये काम करने के लिए मना कर देती है, कहती है कि ऐसा नहीं करते, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद नहीं किया करते। इसके बाद वो बुजुर्ग जो व्यक्ति था वो बोलता है कि नहीं, ये राय मुझे पंकज ने ही दी है, पंकज खुद चाहता है कि मैं कपड़े का बिजनेस करूं। इसके बाद वो दोनों राजी हो जाते हैं और फिर वो बुजुर्ग जो व्यक्ति था वो कपड़े की दुकान डाल लेता है, मतलब कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। दोस्तों देखते ही देखते लगभग 10 ही साल बीता था। 10 साल में उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से मेहनत की कि दोबारा से वो खड़ा हुआ, गिरा और फिर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद वो इतना ऊंचा खड़ा हुआ कि वो लड़का उसके आगे फीका पड़ गया। दोस्तों अब उनके पास सब कुछ हो गया था। तभी वो एक दिन बैठे और अपनी पत्नी से बोले कि जब तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हमने कर पाई, तुम्हारी कोई भी शौक पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि जब शौक के टाइम थे तब हम लोगों के पास इतना था भी नहीं और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। आज तुम बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारा क्या सपना है जिसे हम पूरा करें। दोस्तों इसके बाद वो जो बुजुर्ग महिला होती है वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिस टाइम हम अपने लड़का बहू के पास गए थे पैसे मांगने के लिए, उस टाइम हमने उससे वो पैसे देने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन हमने उससे एक बात कही थी कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझे हॉस्पिटल तक ही छोड़ दो।
तभी लड़का बहू ने एक बात कही थी, वो आज भी मुझे याद है और वो शायद दिन में मुझे 4 बार तो याद आती है। तभी मेरे लड़का बहू ने ये कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने के लायक, हम भिखारियों को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते। मेरा एक ही सपना है कि हम अपनी खुद की गाड़ी में बैठें, और हम आज तक गाड़ी में बैठे भी नहीं हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो जाता है, एक चमचमाती नई दुल्हन की तरह एक गाड़ी लेके आते हैं। जब गाड़ी लेके आते हैं तो उसी में अपनी पत्नी को बिठाकर मंदिर में, एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ लेकर जाते हैं। बाहर से बेसन के लड्डू खरीदते हैं, 5 लगभग काफ़ी सारे लड्डू खरीदते हैं। इसके बाद वो मंदिर में जाके वो पूजा कराते हैं। जब मंदिर में जाके वो पूजा कराते हैं, इसके बाद पूजा होने के बाद जब वो बाहर वापस आ रहे थे, जो भिखारी लोग होते हैं वो सीढ़ियों के साइड साइड बैठे रहते हैं, तो उन्हीं को वो लड्डू देते हुए आ रहे थे। और उसी मंदिर के बाहर उनके लड़का और बहू दोनों ही भीख मांग रहे थे। जब उनकी नज़र उन लड़का और बहू पे पड़ी, अब उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसने गाड़ी बंगला सब कुछ कर लिया था। जब उसके लड़का बहू पर नज़र पड़ी तो उन्होंने मुंह फेर लिया, पहचानने से इनकार कर दिया, या ये बोल सकते कि उन्होंने इग्नोर किया। जब इग्नोर किया तो जैसे ही वो उनके पास पहुँचे तो वो दोनों ही अपने माता पिता के पैरों पे गिर गए और बोले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आखिर हम हैं तो आपके ही बेटे। दोस्तों, इसके बाद वो उसे इग्नोर करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, और वो जो दोनों लड़का और बहू थे वो काफ़ी दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे भागते रहते हैं, चीखते रहते हैं, कहते हैं कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे जो बिजनेस था उसमें घाटा हो गया, इस वजह से हम पे 10 लाख का कर्जा भी है, कर्जा होने की वजह से लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये चीखते हुए वो जा रहे थे, लेकिन काफ़ी दूर जब पहुँच गए तो माँ तो माँ होती है। अब माँ बाप कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के आगे वो पिघल ही जाते हैं। उन्होंने थोड़ी दूर पे जाके गाड़ी रोकी। इसके बाद उन्होंने अपने लड़का और बहू दोनों को ही गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उन्हें घर ले गए। घर ले जाने के बाद जिसका जो पैसा था, जितना भी कर्जा था, वो उन्होंने सारा चुकाया, और इसके बाद वो हंसी खुशी दोनों चारों ही व्यक्ति एक साथ फिर से परिवार में रहने लगे। दोस्तों, इससे तो हमें यही सीखने को मिला है कि कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, खासकर पैसे का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज अगर तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास होगा। और इन सब चीज़ों के लिए अपने माँ बाप को तो कभी दुखी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हुआ है। उसके हाथ में सारा आने के बाद भी सारा कुछ फिसल जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।